नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आप सबका। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि रीट की जो एग्ज़ाम की तिथि है वो घोषित हो चुकी है और जल्दी इसका विज्ञापन भी जारी होने वाला है। आप सबको ये भी पता है कि इस बार रीट में जो प्रतिभागी है, अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अपने आप का चयन कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें, इसके लिए हम कुछ हमारे जो विद्वान साथी है उनके साथ मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो गणित विषय से ये जो करीब 5 वर्षों से गणित का अध्यापन करा रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह जी भी मौजूद है। इसके अलावा 8 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले और विभिन्न उच्च जो संस्थाएं हैं उनमें अध्यापन करा रहे हैं श्री महावीर सिंह जी भी हमारे साथ है, जो विज्ञान विशेषज्ञ हैं। ये विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो हिंदी है, संस्कृत है या जो सामाजिक विषय उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो उसमें ज़्यादा ज्ञान मायना नहीं रखता। एग्ज़ाम हमेशा धैर्य का होता है। तो इस एग्ज़ाम में जैसे अब एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो चुकी है तो आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऐसे जैसे कि हम हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या होगा, समय बहुत कम बचा है, आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य रखिए। इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो बताऊँगा। और इसके साथ ही यदि जो नए विद्यार्थी हैं और वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें, ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और रीट से संबंधित उनको पूरी जानकारी मैटर मिलता रहे। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं कि रीट की तैयारी कैसे करें। देखिए, अपना जो मेन जो फोकस होगा रीट की तैयारी कैसे करें। देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है यह आपके लिए काफ़ी मूल मंत्र होंगे, एक रामबाण औषधि होगी। देखिए, पहला ही जो बिंदु है कि नेगेटिव सोच वालों से बचें। नेगेटिव जो थिंकिंग रखते हैं, सोच रखते हैं, उन लोगों से बचना है। देखिए, हमारे जो परिवेश है, वातावरण, वो इसी प्रकार का है कि कुछ लोग जो असफल हो जाते हैं, असफलता का कोई भी कारण रहा होगा, उन्होंने अच्छी मेहनत नहीं की होगी या अन्य कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हमारा मनोबल गिरा देते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। देखिए, सिलेक्शन होता है वो अपने में से ही होता है, अपने जैसे होते हैं, वो कोई और ऊपर से अलग से नहीं टपते हैं, वो केवल कड़ी मेहनत के बल पे ही होते हैं। तो आपको जो नकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों से आपको बचना है। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है कि सिलेक्शन होगा तो मेरा ही होगा, यदि मेरा नहीं होगा तो किसी के बाप का भी नहीं होगा। यह आपको एक पूरा सकारात्मक विचारधारा के साथ में तैयारी करने आगे बढ़ना है। दूसरे जो पॉइंट की मैं बात करूंगा कि तैयारी को आप घंटों में न बांधें। तैयारी को घंटों में न बांधें, घंटों में न बांधें। अक्सर आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति जो अपने मोटिवेशनल स्पीच में कहता है कि आपको 8 घंटे कम से कम तैयारी करनी चाहिए, 5 घंटे कम से कम तैयारी करनी चाहिए, कुछ 15 घंटे को बोलेंगे, कुछ 10 घंटे के बोलेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायना रखती है। समय कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति, एक चीज़ का बेसिक बहुत ही कमज़ोर है तो वो लोग कैसे 10 घंटे भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। एक ऐसे लोग जिनकी तैयारी सफिशिएंट है, उनको नॉलेज अपडेट रखना है, उनके लिए कम समय भी पर्याप्त होता है। तो आपको तैयारी को घंटों में नहीं बांधना है। देखिए दोस्तों, अपन कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए या 15 घंटे पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई 10 घंटे या 15 घंटे ये कोई डेडलाइन नहीं है। इस प्रकार की कोई डेडलाइन नहीं है सिलेक्शन की। यदि 10 घंटे या 15 घंटे या 12 घंटे 13 घंटे जो भी सिलेक्शन की डेडलाइन होती या लक्ष्मण रेखा होती, डेडलाइन या लक्ष्मण रेखा होती, यदि मान लीजिए आप 10 घंटे डेडलाइन है तो लोग 11 घंटे पढ़ लेंगे, 15 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। तो आप 10 घंटे या 15 घंटे की बजाय अपने को ध्यान किस बात के ऊपर करना है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान करना है। किसके ऊपर ध्यान करना है? क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी।
मायना क्या रखता है? क्वालिटी मायना रखती है। यदि आपने 10 घंटे पढ़ा और 10 घंटे में आपको क्या याद हुआ, जब आप दिन भर की पढ़ाई करके जब रात को सो रहे होते हैं तो उस समय ज़रा सोचिए कि मैंने आज 8 घंटे या 10 घंटे जो भी पढ़ाई की है, मुझे इसमें से कितना याद हुआ है, ये आप ज़रा सोचिए। फिर उस समय आपको एक झटका सा लगेगा कि मैंने हालांकि 10 घंटे या 15 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन याद मुझे बहुत ही कम हुआ है। तो दोस्तों 10 घंटे या 15 घंटे कोई रामबाण औषधि नहीं है सिलेक्शन की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल एक ही ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक मूल मंत्र भी बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप आज राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं और एकीकरण पढ़ करके आप सो रहे हैं, तो जैसे ही आप कल दूसरे दिन आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो एक बार उसी टॉपिक को वापस दोहरान कीजिए। यदि पहले दिन आपने घंटे भर उसी टॉपिक को समय दिया है तो 10-15 मिनट वापस दीजिए। यानी अभ्यास का पढ़ाई में याद करने में बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आपको तैयारी को घंटों में नहीं बांधना है। इसके अलावा देखिए अगला जो तीसरा टॉपिक है, क्या पढ़ें। देखिए आपने देखा होगा कि जब आप कोई गाइड या बुक लाने मार्केट में जाते हैं तो पूरी जो दुकानें हैं वो सटी रहती है, यानी बहुत सारा उनका बुक्स का ढेर लगा रहता है। तो आप इतनी सारी बहुत सारी पुस्तकें खरीदने से सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं भी रहिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ें? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 6 से 10 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 से 10 तक की, क्लास 6 से 10 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपको किताबें पढ़ना। यदि आप सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विषय की, तो सामाजिक विज्ञान की 6 से 10 तक की किताबें आपको पढ़ना है। देखिए अब इसमें भी क्या ध्यान रखना है कि 6 से 9 तक की जो पुस्तकें हैं वो नई आ चुकी है, पूरा जो सिलेबस था वो बदल चुका है। और अब 6 से 9 तक की तो आपको नए सिलेबस की पुस्तकें पढ़नी है, और कक्षा 10 की वही अभी पुराने सिलेबस वाली चल रही है। तो सामाजिक की जितने भी पार्ट की पुस्तकें हैं वो पढ़ना है। अगला जो चौथा टॉपिक होगा, भाषा का चयन। देखिए भाषा का चयन कैसे करना है। अपन हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो एक भाषा तो हमने हिंदी का चयन कर ही लेंगे हम, 30 नंबर की हिंदी होगी तो एक भाषा के रूप में हो जाएगा अपना हिंदी। दूसरे भाषा के रूप में आप संस्कृत या अंग्रेजी में से आपको एक लेना है, संस्कृत या अंग्रेजी में से आप किसी एक भाषा का चयन करना है। तो देखिए हिंदी तो आपकी फर्स्ट भाषा हिंदी हो जाएगी, दूसरे में आप संस्कृत का चयन किया, अंग्रेजी का। यदि आप अंग्रेजी पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं तभी ही आप अंग्रेजी का चयन करना है, अन्यथा आपको संस्कृत भाषा का चयन करना। क्योंकि जब आप संस्कृत भाषा का चयन करेंगे तो आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो उपसर्ग है, जो समास है, इसके अलावा संधि ज्ञान है, वर्ण विचार है, वो हिंदी वाले ही लगभग 80% काम में आ जाएंगे आप। तो आप हिंदी के साथ आपकी संस्कृत की भी तैयारी हो जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण कुछ बातें। अब हमारे साथ में मैंने जैसे बताया कि गणित के विषय विशेषज्ञ भी नरेंद्र जी सर भी आपके साथ है, तो अब आपको ये बताएंगे गणित के बारे में। मैं बात करूंगा जो रेट पे चर्चा चल रही है उसके बारे में, मैथ के बारे में बात करूंगा। तो देखो दोस्तों, मैथ के 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रेट के अंदर देखने के लिए। तीस क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे इसके अंदर, 30 क्वेश्चन। और इसके अंदर जो टोटल आपके जो यूनिट्स रहेगी वो 6 यूनिट रहेगी। भाई जो टोटल इसमें जो यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी? 6 यूनिट रहेगी। आप देखो 6 यूनिट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से आपको यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से यहाँ पे आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले अपने बात करते हैं, देखो पहले 4 यूनिट के बारे में बात करें। इन 4 यूनिट के अंदर क्या रहेगा? इन 4 यूनिट के अंदर आपके रहेंगे मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 4 यूनिट को मिला के टोटल यहाँ पे अगर मैं मैथ की बात करूँ तो जो मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे? यहाँ पे
20 क्वेश्चन रहेंगे। और जो लास्ट वाली जो 2 यूनिट है इसके अंदर आपके रहेंगे पेडालॉजी के क्वेश्चन, जो पेडागोजी होते हैं उनके क्वेश्चन रहेंगे। अब ये जो मैथ के क्वेश्चन इनको आपको किस प्रकार तैयार करना है उनके बारे में बता रहा हूं आपको। तो इसके लिए आपको कक्षा 6 से 10 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती है ना उनके आपको स्टडी करनी है। अब उनकी आपको पूरी बुक ऐसे रटा नहीं मारनी है, उनकी जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। जो कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें चल रही है, जो नया जो वर्तमान में जो सिलेबस चल रहा है उनके आपको कक्षा 6 से 10 तक की किताबों के जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि पेपर सेट लगाने हैं। भाई जो पेपर सेट है उनका बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। अब आपको पेपर सेट किस प्रकार लगाने हैं, देखो इसके अंदर जैसे मान लो आप एक पेपर सेट लगा रहे हो जिसके अंदर मैथ के आपके 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, उनमें से आपके मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो 30 क्वेश्चन है इनकी आपको है ना एक बार वापस स्टडी करनी है कि आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो क्यों सही हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। फिर आपको क्या करना है कि जो 5 क्वेश्चन ये गलत हो रहे हैं ये आपको देखने हैं कौन से चैप्टर के गलत हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये तो ब्याज का क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है, तिरको जो क्षेत्रफल है उसका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो जैसे मान लो क्षेत्रफल का आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको वापस जो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली है उसका वापस आपको डिटेल से अध्ययन करना है कि इसके अंदर क्या कमी रह गई थी, क्यों गलत हो रहा है, उनके फॉर्मूले हैं वो कॉन्सेप्ट है वो वापस आपको एक बार स्टडी करनी है, ताकि जो आगे जब आप पेपर सेट लगाओ तो उस कंडीशन के अंदर कम से कम उस चैप्टर के क्वेश्चन तो गलत ना हो। तो यहाँ पर आपका जो ये पेपर सेट वाला मुद्दा है ना ये आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके अंदर। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हो आराम से। मैथ के अंदर आप 30 में से 30 नंबर आराम से ला सकते हो। इसके अलावा आपको कोई पर्टिकुलर गाइडेंस इकट्ठी करके बहुत सारी गाइडें नहीं पढ़नी इसके अंदर, केवल आपको 6 से 10 तक की जो क्लास है उनकी जो मैथ की बुकें चलती है जो वर्तमान में उन्हीं की स्टडी करनी है। वही रामबाण औषधि है, आप बहुत सारे नोट्स या बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके मत बैठ जाना। तो इसके अंदर ये विशेष बातें, और ये दोनों फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए ये है भाई। दोनों के अंदर आपको यहाँ पर 6 यूनिट मिलेंगे, जिससे 4 यूनिट के अंदर तो आपको मैथ वाले प्रश्नावलियों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो लास्ट वाली 2 यूनिट है इसके अंदर आपको मिलेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। अब ये कहाँ से पढ़े भाई, इनके अंदर एक तो आप जो बीएड या बीएसटीसी जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे जो बुकें चलती है उनसे आपको सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस के अंदर इन 2 यूनिट के अंदर क्या है। जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वही वहाँ से आपको पढ़ना है, जो बीएड के अंदर या जो आप बीएसटीसी कर रहे हो उनके अंदर जो किताबें है ना वहाँ से। या फिर आप पढ़ सकते हो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की जो चलती है किताबें जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए, उसमें से आप पढ़ सकते हो। और बाकी कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो। इसके लिए आप इनके लिए क्या कर सकते हो, एक तो सीटेट के जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना जितने, उनको आपको लगाना, उनको बार बार स्टडी करने। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा कि एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है। और एक जो जितने भी रीट के आज तक जो भी पेपर हुए उनके क्वेश्चन भी आपको बार बार पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जामिनर कहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहा है। और बाकी कोई इसके अंदर मैथ में ज़्यादा डीपली आपको स्टडी नहीं करनी है, बहुत ही मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं। और एक पेपर करते समय ये ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हो। भाई मैथ में क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को अपने प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अपने ऑप्शन से भी डायरेक्ट, तो वो जो तरीके हैं जो ट्रिक्स है उनसे भी आपको पेपर सोल्व करते समय उनका भी आपको उपयोग करना है। तो ये थोड़ी जानकारी थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब
हमारे साथ स्टूडियो के अंदर जुड़े हुए हैं महावीर जी सर, जो साइंस के ख्याति प्राप्त हैं। वो आपको बताएंगे कि साइंस के बारे में आपकी रणनीति क्या रहेगी। मैं बात करूंगा आपके सामने रीट लेवल फर्स्ट के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करेंगे तो रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो अंतिम सब्जेक्ट दे रखा होता है वो आपका पर्यावरण होता है। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर सबसे अंतिम के अंदर आपका दे रखा होता है पर्यावरण अध्ययन। इस पर्यावरण अध्ययन में कुल किरणों की संख्या कितनी होती है? 30। कुल यूनिट कितने होते हैं? तो इसमें कितने यूनिट होते हैं? 6 यूनिट होते हैं और प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो कुल 30 क्वेश्चन बने। अब ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करने के लिए हमें कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कौन सी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपके सामने मैं साइंस के जो टॉपिक है उन पे चर्चा करूँगा, लेकिन इसके अलावा भी आपके जो 30 क्वेश्चन है उसके लिए आपको कौन सी किताब या किस प्रकार की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि आपके 30 क्वेश्चन सही हो, इसके लिए आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक हमारा राजस्थान, कौन सी बुक का नाम है? हमारा राजस्थान नामक जो बुक है उसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे विज्ञान। जैसा कि आपके सामने जो विज्ञान के जो चैप्टर दे रखे हैं, इन विज्ञान के चैप्टरों की अच्छी तैयारी करने के लिए आपको कौन सी बुक का अध्ययन करना है। तो इसमें आपके कक्षा 6 से 8 तक के जो विज्ञान है, और विज्ञान भी कौन सी? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह दो या NCERT के द्वारा, और जो नई वाली बुक है, दोनों में आपको ध्यान रखना है। कौन से में? आपके 6 से 8 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नई वाली बुक जारी की है वर्तमान के अंदर, वो नई वाली बुक आपको यहाँ पे अध्ययन करने के लिए जरूरी है। उसके बाद में जो इसका 5वीं और 6वीं यूनिट है, पर्यावरण की 6 यूनिट में से अंतिम 2 यूनिट 5वीं और 6वीं यूनिट के लिए आपको कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण अध्ययन नामक जो पुस्तकें आती है उनका यहाँ पे अध्ययन करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें 6 यूनिट है, और 6 यूनिट में जो प्रथम यूनिट है जिसमें आपके जैसे परिवार दे रखा है, सामाजिक बुराइयां दे रखी है, कुछ आपके सामाजिक जो सार्वजनिक स्थल दे रखे होते हैं, ये सभी दे रखे हैं। वो बातें आपको इसमें कहाँ मिलेगी? तो आपके हमारे राजस्थान नामक जो बुक आती है उसके अंदर ये सारी बातें मिलेगी। उसके बाद में जो तीसरी यूनिट आती है, देखो 6 यूनिट में से साइंस कहाँ से शुरू होती है? तीसरी यूनिट से। और तीसरी यूनिट का जो पहला चैप्टर दे रखा है साइंस का, वो आपका हमारा शरीर है। और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या आता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो ह्यूमन सिस्टम होता है, मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी होती है। तो मानव के शरीर के जो तंत्र होते हैं उसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, अध्यावनी तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, इसके अलावा आपके अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है ना। ये सभी तंत्रों के बारे में पढ़ने के लिए आपको मानव शरीर के अच्छे से अध्ययन करना है। और इसके लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी? तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो साइंस की बुक है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नई वाली बुक जारी की है वो सारी बातें इसको कवर करेगी। इसके साथ साथ शरीर का देखभाल करना, जैसे हमारे शरीर की जो साफ सफाई होती है, देखभाल करना है, ये सारे बातें इसमें कवर होती है। इसके अलावा आपका संतुलित भोजन है। देखो, साइंस की 6 से लेकर 8 तक संतुलित भोजन, और ये आपके 9th में भी है, 10th में भी है, और 6, 7, 8 में भी दे रखा है। इसके अंदर संतुलित भोजन में क्या आता है? शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं हमारे लिए, वही हमारे इसमें क्या होते हैं? संतुलित भोजन के पार्ट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, जल है, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? संतुलित भोजन। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, इन सब के बारे में अध्ययन करना संतुलित भोजन के ही पार्ट है। और ये आपको मिलेंगे विज्ञान की 6 से लेकर 8वीं तक बुक के अंदर। उसके बाद में आता है मानव रोग। अब देखो, मानव रोग क्या होता है? मानव रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलेंगे
जन्मजात रोग व्यक्ति के जन्म के समय हो जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति विशेष की लापरवाही की वजह से या किसी पर्यावरण की वजह से ये रोग होते हैं। और ये जो रोग होते हैं उनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अलावा वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है। ये सभी रोगों को उत्पन्न करने के मुख्य कारण होते हैं। और किस रोग या कोई सा भी रोग किस वजह से होता है यह महत्वपूर्ण होता है। पीछे के जो रीट के पेपर है उससे ये पूछा जाता है मोस्टली। और इसके अलावा जितने भी आपका रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करूं उसके अंदर होता है कि कवक जनित रोग निम्न में से कौन सा नहीं होता, तो या इसमें पूछ सकता है कि पोलियो रोग इनमें से किस वजह से होता है। ये सारी बातें किसमें आती है, आपके मानव रोग में। और इसकी अच्छी तैयारी करने के लिए आपको विज्ञान की जो 6 से 8 तक की NCERT द्वारा नई जारी बुक है वो आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा पादप और जंतुओं के संगठन का स्तर, पादप और जंतुओं के संगठन का स्तर आपके 7वीं 8वीं क्लास में दे रखा है। जैसे सजीवों में विभिन्नता, बिल्कुल सही बात है, सजीवों में क्या होती है, विविधता पाई जाती है, ठीक है ना, और ये भी साइंस का पार्ट है। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 के अंदर सबसे जो फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है वो पदार्थ होता है। और इसमें अंदर आपके पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, इसके साथ पदार्थ के क्या गुण होते हैं, ये सारी बातें आपके किस में आती है, पदार्थ में आती है। और आगे मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार के जो ईंधन होते हैं, अब ईंधन का मतलब ये वहाँ यहाँ पे अलग अलग टाइप के, जैसे सॉलिड भी फ्यूल होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। ये कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, LPG है, CNG है, ठोस ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी बातें विभिन्न प्रकार के ईंधनों में काउंट होती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वही साइंस की 6 से लेकर 8 तक की क्लासों का अध्ययन आपको करना है। उसके बाद में ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा हम कार्य शक्ति और ऊर्जा, आपने कई बार चैप्टर को पढ़ा होगा, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो किसी भी काम करने की जो हमारे के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, है नहीं, ऊर्जा के रूप, जिसके अंदर हम कहेंगे कि कोई भी युक्ति होती है, ऊर्जा कभी भी ना तो बनती है ना नष्ट होती है। आप पहले भी ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। तो ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, रूपांतरित होती है ऊर्जा। ये बातें आपको साइंस के पाठ में पढ़ना है और रीट के एग्जाम में यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा प्रकाश से देखने का माध्यम, आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी आंखें किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और उस माध्यम में कोई ना कोई साधन होगा देखने के लिए। वो देखने का साधन क्या है, प्रकाश है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो नेचुरल साधन होता है वो आपका सूर्य होता है। इस प्रकाश के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्रकाश की गति के बारे में पढ़ना है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, हवा में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है। प्रकाश के बारे में जो सिद्धांत दिए थे, डी ब्रोगली ने जो दोहरी सिद्धांत दिया था, प्रकाश का डबल नेचर दिया था, उसके बारे में। इसके अलावा इसका जो गणितीय सूत्र है, चुंबकीय सिद्धांत है, ठीक है। प्रकाश की कुछ घटनाएं होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का दूरवर्ण होता है, प्रकाश का टिंडल प्रभाव होता है। ये बातें, कॉम्पैक्ट प्रभाव होता है, ये प्रकाश के चैप्टर में पढ़ना है। इसके साथ साथ एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपके जो पेंसिल होती है वो कांच के गिलास में रख दिया जाता है तो वो मुड़ी भी नजर आती है, तो उसके पीछे वजह क्या है, तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही किसी भी वस्तु को अगर हम किसी भी साधन के माध्यम से जा रहे होते हैं तो हमें सड़क का गिला दिखाई देता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये सभी घटनाएं, ये सभी उदाहरण कौन से चैप्टर को कवर करता है, तो प्रकाश यानी लाइट के चैप्टर में। ये आपके रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में दे रखा है। ये अच्छी बात है, ये दोनों में सेम बात दे रखी होती है। इसके अलावा वायु के बारे में, जल और वन, वायु जल वन, इनके बारे में क्या, प्रदूषण के बारे में भी पढ़ना है आपको, इनके संरक्षण के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या यूज होता है ये भी पढ़ना है। आप जानते हैं कि वायु के बारे में, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। जल के बारे में, जल क्या है, तो जल जो रासायनिक क्रिया होती है, विक्रिया होती है। शुद्ध जल क्या होता है,
मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, ये सारी बातें वन फॉरेस्टर के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, आर्द्र भूमियाँ, नम भूमियाँ, मरुस्थल, इन सब के बारे में, ठीक है ना। प्रदूषण राजस्थान में नवीनीकरण अनवीनीकरण, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके रीट के अंदर। इसमें पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके निम्न में से कौन सा नवीनीकरण का उदाहरण है, कौन सा अनवीनीकरण का संसाधन का उदाहरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछा जाता है। तो एक बार फिर दोबारा आपके सामने आपको हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 8 तक किताबें पढ़ना है, विज्ञान की 6 से 8 तक एनसीईआरटी वाली नई वाली बुक पढ़नी है और 3 से 5 पर्यावरण अध्ययन की बुक पढ़नी है। अब मैं बात करूंगा आपके सामने लेवल सेकंड के बारे में। तो देखो लेवल सेकंड में क्या करना है, सेम वही बात रहेगी, यहाँ 6 की बजाय आप 10 तक किताबें पढ़ो, नई एनसीईआरटी वाली नई वाली बुक 6 से 10 तक ही पढ़ो। और रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर अंतिम जो यूनिट होती है वो आपके पेडागोजी की होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो शिक्षा शास्त्र होते हैं, जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, उस सब्जेक्ट के बारे में शिक्षा सिद्धांत कह सकते हो, टीचिंग मेथड कह सकते हो। और ये टीचिंग मेथड के लिए आपको वाईफाई जो समर्पण यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपके बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। इसके अलावा हमारी एक बुक भी है, वो भी जारी कर दी जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगी। तो 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें सबसे महत्वपूर्ण है, किसके लिए, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में, साइंस के लिए। और लेवल फर्स्ट के अंदर आप 6 से 8 के अलावा 6 से 8 तक की राजस्थान अध्ययन और पर्यावरण 3 से लेकर 5वीं तक की पर्यावरण अध्ययन के बारे में अध्ययन करना। आज के लिए इतना ही कहेंगे। रीट के सभी विद्यार्थियों को 25 अप्रैल 2021 के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।